पंजाब में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। किसान अपनी कई मांगों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने डीसी अमृतसर कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया है, तो उसके बाद किसानों और प्रशासन के बीच बातचीत में कई मांगों पर सहमति भी बनी है। किसानों ने अपनी मांगें जल्द पूरी होने और समस्याओं का समाधान करने की बात पर फिलहाल ये प्रदर्शन खत्म कर दिया है। अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, सरकार के सामने रखी कई मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। पंजाब में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। किसान अपनी कई मांगों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। आज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने पंजाब के नेता सरवण सिंह पंधेर के नेतृत्व में डीसी अमृतसर कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी संख्या में किसानों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने जमकर हिस्सा लिया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद किसानों और प्रशासन के बीच बातचीत हुई। कुछ बातों पर सहमति बनने के बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन खत्म किया। साथ ही सरकार को समस्याओं का जल्द समाधान करने और मांगों को पूरा करने की बात कही। गांव में आपने देखा होगा रिश्वत इकट्ठी कर रहे हैं, बॉर्डर से ड्रोनों के राही नशा आ रहा, कोई उसके स्पष्ट जवाब नहीं। हम एजेंटों के खिलाफ छोटी दरखास्तें दे के आते हैं, एजेंटों के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं होता। बासमती के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी तो केंद्र ने हटा ली, बासमती के रेट नीचे गिर रहे हैं पंजाब की मंडियों में। पंजाब सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। शहीद परिवारों के बारे में पंजाब सरकार का कोई निर्णय नहीं है। डीएपी के बारे में छोटा हमने बोला था, दुकानदारों के सामने एक बोर्ड लगवा दीजिए कि हम लोग डीएपी कितनी स्टॉक में दुकान में है वो लगा दे। अभी आप देख लीजिए कोई दुकान में डीएपी के बोर्ड नहीं लगे। आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार के सामने कई मांगे रखी है। उनमें किसान आंदोलन के शहीदों के परिवारों को नौकरी और मुआवजा दिया जाए। दिल्ली आंदोलन से लौटते समय बस दुर्घटना में घायल हुए किसान मजदूरों को मुआवजा मिले। पराली जलाने वाले किसानों पर दर्ज मामले रद्द हो। भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाए। साथ ही संघर्ष के दौरान किसानों पर दर्ज मामले रद्द करवाने जैसी कई मांगे रखी गई है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें रोकने का ऐलान किया था। आंदोलन शुरू करने से पहले सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था। तय समय के मुताबिक बड़ी संख्या में किसान रेलवे ट्रैक पर भी पहुंच गए थे। हालांकि किसानों ने कोई ट्रेन नहीं रोकी, जिसके बाद प्रशासन से बातचीत के बाद आंदोलन को खत्म कर दिया गया। आज तक ब्यूरो। अब बात करेंगे कंगना रनौत की, जिन्होंने कल किसानों को लेकर एक बार फिर से बयान दिया। कंगना ने कहा कि किसानों को भलाई के लिए कृषि कानून को वापस लाने की मांग करनी चाहिए, लेकिन इस बयान के बाद बीजेपी और सहयोगी दलों ने पल्ला झाड़ लिया। उसके बाद 24 घंटे के भीतर ही कंगना को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ गई है, लेकिन अपने दिए गए बयान पर कंगना चौतरफा घिर चुकी हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। पहले बयान पर बवंडर, अब मांगी माफी। किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए। I take my words back. क्या कंगना पर फिर फंस गई बीजेपी? चुनाव में क्यों कंगना पर है हाय तौबा? कंगना से क्यों बीजेपी ने किया किनारा? कंगना के यू टर्न की इनसाइड स्टोरी। हरियाणा में चुनाव है और रद्द हो चुके 3 कृषि कानूनों पर कंगना के बयान पर तनाव है। तभी तो मंगलवार को कंगना का नया बयान आया। बीजेपी को अमंगल का डर सताया और बुधवार को कंगना का माफीनामा आ गया। कंगना ने बड़ी सफाई से बयान पर यू टर्न मारा। दावा यही किया कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। सबसे पहले सुनिए कृषि कानून को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने क्या कहा था और बाद में बयान पर माफी मांगते हुए क्या कहा। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए,
लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। ये तब है जब किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर इससे पहले भी कंगना रनौत के बयान पर सियासी बवाल मचा था। खबरें यही आई कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कंगना रनौत को तलब कर पार्टी लाइन के हिसाब से बयान देने की नसीहत दी, क्योंकि पार्टी की सांसद कंगना रनौत के बयान को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा था। मेरे को लगता है वो मानसिक रूप से वो परेशान है, मानसिक बीमार है कंगना। और नहीं यार, कुछ लोगों को ना आदतन हो जाती है कि मैंने कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है, तो नहीं, बार बार बंदा ऐसा करता नहीं है। आप, मेरे को लगता है कि उसके ऊपर हमें तरस खाना चाहिए। पार्टी से मिली नसीहत के बावजूद एक बार फिर कंगना ने रद्द हो चुके कृषि कानूनों की वापसी की मांग करके बीजेपी को नई मुसीबत में डाल दिया। मुसीबत बड़ी है क्योंकि सामने चुनाव है, किसान आंदोलन वाला तनाव है। जो कंगना रनौत जी आज पलटी है, भी मेरा निजी बयान है, तो मैं कहता हूं भी अगर कोई एमपी बन गया तो निजी बयान उनका को मायने नहीं रखता। वो निजी ही तो एमपी हैं। निजी तौर पर उन्होंने भाजपा की एमपी शिप लिया और इलेक्शन लड़ी है। जिस बयान के ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री जी माफी मांग चुके हो, उन कानूनों को रद्द कर चुके, अगर उनकी कोई चुनी हुई एमपी उनके ऊपर बयान देती है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी पॉलिसी मैटर पर कोई कह सकता है भी मेरी अलग राय है, ये निजी राय है, पार्टी की अलग राय है, लेकिन जिस बात के ऊपर सरकार अथवा पार्टी ने चीजें कर ली हो तो उसके ऊपर कोई निजी बयानबाजी करे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने यही कहा, कंगना की माफी नहीं है काफी। निजी बयान बोलकर कंगना बच नहीं सकती क्योंकि बीजेपी की सांसद हैं। ऐसे में बीजेपी को कंगना के खिलाफ बड़ा और कड़ा एक्शन लेना चाहिए। वहीं कंगना के बयान पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए एक बड़ा सवाल पूछा। सरकार की नीति कौन तय कर रहा है? क्या भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी? 700 से ज्यादा किसानों और खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। इंडिया हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध भाजपा का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। पीएम मोदी हरियाणा के सोनीपत में थे। यहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने हरियाणा में किसानों को 10 साल पहले कांग्रेस राज की याद दिलाई। पीएम मोदी ने कहा कि तब किसानों की जमीन दलालों और दामादों को दी जाती थी। किसानों की हालत बेहद खराब थी। एक बार कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है, और जब हाई कमांड भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में थे। उनके निशाने पर थी कांग्रेस पार्टी। उन्होंने गांधी परिवार पर जोरदार हमला किया। भ्रष्टाचार से लेकर दामाद हर मुद्दे पर घेर दिया। आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया।
कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। हरियाणा का एक पीएम मोदी ने सोनीपत की रैली में राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। जब जब कांग्रेस सरकार से दूर रही है, तब तब गरीबों को, एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिला है। और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है, उसने दलितों, पिछड़ों का हक छीना है। फिर एक बार पीएम मोदी के हमले के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया, एक के बाद एक कई सवाल पूछ लिए। फिर एक बार मोदी जी, हम जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी ने 10 साल में 5 अध्यक्ष अपने यहाँ हरियाणा में बदले, उसमें से कितने दलित थे? आपने अपने राष्ट्रीय कितने अध्यक्ष, आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद कितने अध्यक्ष आपके दलित आए? बताइए, आज तक आरएसएस के कितने प्रमुख दलित आए हैं? आप केवल जातिवाद और इन तमाम चीज़ों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हवा बह रही है। तीसरी बार हम वहाँ जीतने वाले हैं। प्रधानमंत्री की सभा में जिस तरह की भीड़ आई है, जिस तरह लोगों ने उत्साह दिखाया है, और प्रधानमंत्री ने भी हरियाणा के लोगों का दिल जीत लिया है। उन्होंने जिक्र किया है खेल का, किसानों का। वहाँ पर जिस तरह तेज़ी से डेवलपमेंट का काम हो रहा है, हरियाणा में फिर से हैट्रिक इस बार हम मारेंगे। हरियाणा की सत्ता पिछले 10 सालों से बीजेपी के पास है और तीसरी बार सत्ता में आने की चुनौती है। दूसरी ओर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। वो सोचते थे भी एंटी इनकम्बेंसी है 9.5 साल का, कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट थी वो, ये कोई उनकी अचीवमेंट नहीं। तो शायद फेस बदल लें तो एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाएगी, लेकिन ये चेहरे बदलते रहेंगे। लोगों ने इनको बदलने का फैसला कर रखा है। ज़मीन पर हमने काम किया है और आज के दिन जो स्थिति है हरियाणा में, और सारा देश, सारा मीडिया बोल रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो मैं समझती हूँ उसमें सबका थोड़ा बहुत, शैलजा का भी योगदान होगा। उससे ज़्यादा जो कांग्रेस के वर्कर हैं उनका योगदान ज़मीन पर रहा है। तो सबने मिलजुल कर ये स्थिति बनाई है कि आज सारा देश कह रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा के वोटरों को साधने के लिए पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की भी एंट्री कराई। अब मत भूलिए, कांग्रेस की कुनीति से निकले पत्थर हरियाणा की संतानों पर फेंके जाते थे। आज जब जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान होता है तो सबसे अधिक खुशी हरियाणा की वीर माताओं को होती है। लेकिन कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। पीएम मोदी हरियाणा में थे तो राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में। उन्होंने किसानों और देश के साथ कांग्रेस के दिल का रिश्ता बताया। नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है। नफरत के बाजार में, हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। मेरा आपका रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मेरे दिल में जम्मू कश्मीर के लिए क्या फीलिंग है आप सब जानते हो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं। ये आप समझते हो। ये खून का रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। चुनावों का ऐलान हुए 1 महीने से ज्यादा बीत गया है, लेकिन इस 1 महीने में विधानसभा की 90 सीटों वाले हरियाणा में पीएम मोदी ने अब तक सिर्फ 2 रैलियां की हैं। आज तक भी
भीषण गर्मी से जूझ रहे पंजाब को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। शाम होते होते मौसम की जो बेरुखी है वो छूमंतर हो गई है। चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में अचानक से मौसम बदला है। तेज हवाओं के साथ हुई है जोरदार बारिश। पंजाब में मौसम ने फिर बदली करवट। भीषण गर्मी से जनता को मिली राहत। भीषण गर्मी से जूझ रहा था पूरा पंजाब। पंजाब में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। राज्य में सूरज की तपिश से लोग जूझ रहे थे, लेकिन शाम होते होते मौसम की ये बेरुखी जल्द ही छूमंतर हो गई। चंडीगढ़ में अचानक से मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ साथ जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल गई। गर्मी से लोगों को राहत तो जरूर मिली, लेकिन सड़कों पर पानी भर गया। कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा जैसे आसपास के राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी। मौसम विभाग ने कहा था कि पंजाब में मानसून की वापसी जरूर होगी। चंडीगढ़ समेत पंजाब के कई हिस्सों में जोरदार बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। पिछले 4 दिन से मानसून कुछ कमजोर है, वीक पड़ा हुआ है। और दूसरा ये है कि जब मानसून की बारिश होती है तो उसमें ये होता है कि डस्ट पार्टिकल और सूट पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, तो उसके चलते जो है तापमान बढ़ता है। तो एक तो ये बात ये है। दूसरा ये है कि बे ऑफ बंगाल से मानसून की हवाएं जो हैं अभी जरूर आ रही हैं, वहाँ से भी आ रही हैं। सरफेस विंड्स इस इलाके में आ रही हैं जो कि नमी लेके आती हैं। तो 2 मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से तापमान ज़्यादा है। और डिस्कम्फर्ट लेवल भी आप देख रहे होंगे कि पिछले 48 आवर्स में ज़्यादा है। और इसमें जो है अभी आने वाले जो है 48 आवर्स में कल से जो है मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और 26 और 27 में जो है हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कुछ एरियाज में हल्की बारिश होगी। और मानसून की जो रेमिनेंट है, क्योंकि मानसून का भी असर है कुछ एरियाज में, जैसे अगले 3 दिनों में कुछ एरियाज में हल्की बारिश होगी, तो उससे जो है डेफिनेटली टेम्परेचर कम होगा। और हिमालयज में मानसून का असर अभी है, हिमाचल प्रदेश में बारिशें होंगी, तो जो सराउंडिंग्स का जो एरियाज है हमारा, उसमें टेम्परेचर जरूर कम होंगे। लगभग ठंड जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। और तापमान जो है ग्रेजुअली कम हो जाएंगे और धीरे धीरे फिर हम विंटर की तरफ जो है अप्रोच करेंगे। मौसम विभाग एक तरफ जहां मौसम के मिजाज में नमी का अनुमान लगा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सितंबर की गर्मी ने रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिया था। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 23 सितंबर को चंडीगढ़ में पिछले 16 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तेज धूप की वजह से यहां का तापमान 37 डिग्री तक दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में आज का तापमान भी 32 डिग्री के आसपास ही रहा। चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब के दूसरे हिस्सों में लोग गर्मी से परेशान थे, लेकिन आज हुई जोरदार बारिश ने लोगों को राहत जरूर दे दी है। आज तक ब्यूरो।